चलिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसमें आपका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलेगा, इसकी ड्राइव करने के लिए इसके किस प्रकार से फिगर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख जाएगा, ऑब्जेक्ट को लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी मान लेते हैं कि आपका इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर आपका आंख है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं और बीच में आपका कोई आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो आपका एंगल और कितना यहाँ पर सबटेंडेड एंगल होगा, जो एंगल ऑब्जेक्ट द्वारा सबटेंडेड होगा उसको हम क्या करते हैं, अल्फा करते हैं। ये एंगल क्या बनेगा आपका, अल्फा बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पर रखा गया आपका, स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, यानी स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी को क्या करते हैं, कैपिटल डी से करते हैं। समझ आता है? तो पहले आपका क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखकर देखना है। तो जो एंगल बन रहा है आंख पर, आइज पर, नेत्र पर बन रहा है वो क्या होता है आपका, अल्फा हो जाएगा। यानी ये जो हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट द्वारा अंतरित कोण कितना हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्या करना है, अब हम एक बीच में लेंस लगाएंगे और लेंस लगाकर ऑब्जेक्ट को देखना है। अब लेंस किस तरह से होगा, तो आपका उत्तल लेंस होगा। यदि इसका डिफिनेशन देखा जाए सिंपल माइक्रोस्कोप का है ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से छोटे वस्तु को क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाकर स्पष्ट रूप से आपका देखा जाता है। और इसमें हम जो लेते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का मतलब कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस में लेने के बाद ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पर प्लेस करना है ताकि जो इमेज बने आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनना चाहिए। इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु के बीच में रखना पड़ता है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु के बीच में रखकर ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। देखने से आपका जो इमेज बनेगा आपका इनलार्ज भी रहेगा, बड़ा भी रहेगा और आपका वर्चुअल और आपका इरेक्ट रहेगा। समझे अपन? तो सिंपल जो आपका माइक्रोस्कोप है यह किससे कंजिस्ट होता है, आपका कन्वेक्स लेंस से। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, इसमें हम इसका ऑप्टिकल सेंटर वो हो जाएगा, यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट होगा एफ हो जाएगा, फिर ये आपका इसको F1 लिख सकते हैं, F1 हो गया। और फिर एक दूसरा पॉइंट के पर 2F1 हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो बड़ा बनाते हैं, ये दिखेगा, ये कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर हो F1 और ये फिर आपका 2F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना है, आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना है। अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा तो इमेज किस टाइप से बनेगा, इसका एक रे पैरेलल जाएगा ना आपका, इधर भी ले सकते, इधर आपका F2 रहेगा, फिर इधर आपका 2F2 रहेगा ना। तो एक जो किरण जाएगा इसके बाद आपका फोकस से गुजरेगा, जो पैरेलल किरण आपका फोकस से गुजरेगा। दूसरा आपका इस तरह से डायरेक्ट आगे बढ़ाइएगा, दूसरा जो रे है आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिएगा इस तरह से, ये आपका आगे बढ़ेगा डायरेक्ट करके, जहां कटेगा वहां पर आपका इमेज बनेगा। ये आपका इमेज बन रहा है और लेफ्ट तरफ इमेज बन रहा है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, आभासी और आपका सीधा बन रहा है। अब ये यदि ऑब्जेक्ट को आप ए बी मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज जो बन रहा है वो क्या आपका ए डैश और बी डैश। ये तो फिगर जानते हैं आप लोग, समझ आता है? दूसरी बात, अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें लिए है उसको क्या मान लीजिएगा, एक्स मानिएगा ना। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यही होगा आपका ए से आपका ओ तक, तो उसको आप एक्स में, लेफ्ट में है तो माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्या होता है आपका माइनस एक्स। और जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बनना चाहिए आपका, स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। समझ आप? तो इमेज कहाँ बनेगा आपका स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, ये डिस्टेंस क्या होगा आपका डी हो जाएगा। और लेफ्ट में है तो क्या लेना आपका माइनस डी लेना है। तो आपने क्या समझे यहाँ पर, एक हम उत्तल लेंस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसका फोकस पॉइंट इधर F1, इधर का आपका F2 है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, तब आपका इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज होगा, बड़ा बनेगा, है ना। और माइक्रोस्कोप का काम ही होता है कि वस्तु को बड़ा करके देखना, ये होता है। तो बड़ा कब बनता है उत्तल लेंस में, जब वस्तु आपका फोकस और आपका ओ के बीच में रहेगा तब होगा। अब इसका इमेज जो बन रहा है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी लिए तो इमेज क्या बन रहा है ए डैश और बी डैश। लेकिन ये इमेज कहाँ बनना चाहिए आपका
स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। यदि आप जानते हैं किसी किसी सामान्य व्यक्ति का जिसका आंख समान है, उसका क्या होता है आपका स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। दिखाई कहाँ पर पड़ता है? स्पर्श दृष्टि के आपका न्यूनतम दूरी पर। तो इमेज आपका बन रहा है स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर, यानी ए डैश और आपका बी डैश, जिसका डिस्टेंस आपका क्या होगा माइनस डी हो गया। समझ यहाँ तक? तो इसमें आपका लिखा जाए सिंपल माइक्रोस्कोप में पॉइंट, तो क्या क्या पॉइंट इसमें लिख सकते हैं? पहले पॉइंट ही लिखना है। सबसे पहले क्या जाएगा? इट इज ए आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बोल सकते हैं इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to use to see the see the tiny object यह एक आपका प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे वस्तु को देखा जाता है। पहले पॉइंट है। दूसरी क्या हो जाएगा? इट इज कंजिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, यह कन्वेक्स लेंस का बना होता है। इट इज कंजिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, और यह जो कन्वेक्स लेंस का बना हुआ है ना, इसका काम क्या होता है? वस्तु को बड़ा करना। प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से क्या करना आपका? बड़ा करना। तो जो बड़ा करता है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी करते हैं, समझे? जिसको हिंदी में क्या बोलेगा? आवर्धक ग्लास है ना। ये आपका कन्वेक्स लेंस से बना होता है और इसे हम क्या करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास करते हैं। और दिस लेंस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहेगा? Because the image formed by this lens is enlarged than that of the object, क्योंकि इस लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से क्या होता है आपका? बड़ा होता है, यानी प्रतिबिंब को वस्तु से बड़ा कर देता है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास कहेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास को हिंदी में लिखते हैं आवर्धन ग्लास, है ना, यानी आवर्धन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं? अब इसमें जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया जाता है? फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा हम क्यों करते हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को क्यों रखते हैं? ताकि आपका जो इमेज बने वर्चुअल और इरेक्ट बने और वस्तु से आपका बड़ा बने, इसलिए रखा जाता है ना। तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट को आपका फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। तो ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पॉइंट हो जाएगा, हिंदी में लिखा देंगे। अब है इसका आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकलता है कैसे? क्योंकि आपको बताया था कि जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें पढ़ना है, मेनली रूप से दो ही पढ़ना है, एक माइक्रोस्कोप और एक आपका टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में बताया था कि दो होता है, सिंपल और एक कंपाउंड। टेलीस्कोप में भी दो टाइप का पहले हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में भी दो था, एक जब नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं वो रहेगा, और एक जब आपका इमेज आपका इस डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पर बनेगा वो हो जाएगा ना। और सभी केस में क्या निकाला है? हमें मैग्नीफाइंग पावर ही निकालने के लिए सीखना है। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर पे निकालते हैं, किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का निकालते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का आपका डिफिनेशन पढ़े थे, बीटा बटे क्या होता है आपका? अल्फा होता है। तो अल्फा भी निकालिएगा और आपका बीटा भी निकालिएगा। अल्फा कैसे निकलेगा? तो ऑब्जेक्ट को आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखना है, और बिना लेंस लगाए हुए देखना है, और कितना एंगल बन रहा है उसको नोट करना है। तो आपका अल्फा हो जाएगा। फिर क्या करना है आपका? अब लेंस लगाकर माइक्रोस्कोप की सहायता से उस वस्तु को देखना है, और ऐसा माइक्रोस्कोप में वस्तु का एडजस्ट करना है ताकि आपका इमेज कहाँ पर बने? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, क्योंकि इमेज डिस्टेंस भी उतना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो उस प्रकार से जो आपका कोण बनेगा इमेज द्वारा वो क्या होगा? आपका बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कोण अल्फा हुआ, तो ये कोण क्या होगा? बीटा कोण कौन सा बनेगा? फिगर में ये कोण क्या बन जाएगा? बीटा हो जाएगा ना। देखा, ये कोण आपका एंगल बीटा हो गया।
दूसरी बात है ये ऑब्जेक्ट ए बी यही ना आपका, ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट ए बी दोनों सेम है, बड़ा छोटा लग रहा देखने में लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट क्या का है, सेम ही कंसीडर करना है। ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ए बी को भी इसमें कहाँ पर रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे, तो इसको भी इमेजिन कहाँ करना आपका 25 सेंटीमीटर डी पर करना इमेजिन इसको भी। तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्लाइड करके ले आइए ना, है एक्चुअली में यहाँ पर रखा हुआ ना, ए पॉइंट पर रखा हुआ, लेकिन इसको हम इमेजिन कहाँ पर करेंगे ए डैश पर। क्यों करना है, क्योंकि आपका दोनों का डिस्प्लेस करना, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपका इमेज भी होना चाहिए, और दोनों कहाँ पर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर। इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिया, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए और यहाँ पर लिख देता है आपका सी, ए सी, और जो ए सी होगा वही आपका क्या होगा ए बी होगा, ए डैश चीज होगा वही का आपका ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल वही बनाएगा जो ये एंगल बनाया था, समझे आप। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में या इस पॉइंट पर रखा हुआ है ए बी, लेकिन डेरिवेशन के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं, तो जितना हाइट ए बी है उतना हाइट का ए डैश आपका सी होगा। अब इस पॉइंट से एंगल कितना सबटेंडेड हो रहा है, कितना एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो कितना एंगल बनेगा तो अल्फा बनेगा। तो ये जो एंगल होगा नीचे में जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका अल्फा, और ये टोटल एंगल क्या होगा आपका बीटा। बात समझ में आया था, ये वाला एक ही फिगर है ना, तो नीचे वाला एंगल अल्फा और ये जो टोटल ऊपर बड़ा वाला बन रहा है वो क्या आपका बीटा, और ये आपका अल्फा, और बीटा बटा अल्फा जो निकालेगा वही क्या हो जाएगा आपका मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, समझे। बीटा बटा अल्फा क्या हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर बीटा कैसे निकलेगा, आगे अल्फा कैसे निकलेगा, तो फिगर में देख रहे हैं कहाँ अल्फा कहाँ बीटा है। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा को निकालते हैं, तो दिक्कत है दोनों, चलिए ठीक है। तो कैसे निकालेगा अल्फा और बीटा, जो देखिए आप चलिएगा, ये भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, इन आपका ट्रायंगल का आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश आपका ओ और सी, इसमें देख रहे हैं ए डैश ओ और क्या आपका सी में आप लगाइएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा और क्या हो जाएगा बताइए, ए डैश सी बटे आपका ए डैश ओ ना हो जाएगा, ए डैश सी बटे ए डैश ओ, क्योंकि परपेंडिकुलर बटे बेस होता है ना, tan अल्फा tan थीटा और क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए डैश सी होगा ना ऊपर, और बेस क्या होता है ए डैश आपका ओ, तो ए डैश सी बटे ए डैश आपका ओ हो गया, और ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही है ना, ए बी बटे का ए डैश आपका ओ हो जाएगा, तो tan अल्फा का मान निकल गया ए डैश ए बी बटे का आपका ए डैश आपका ओ, ये निकल गया tan अल्फा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आप क्या निकालेगा आपका tan बीटा निकालेगा, tan बीटा कैसे निकलेगा, तो उसमें किस में चलना आपका इन ट्रायंगल आपका ए डैश बी डैश और ओ, ऐसे लेगा ना, इन ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में क्या देख रहे हैं tan बीटा लगेगा, तो tan बीटा बराबर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बटे बेस, इसमें भी तो परपेंडिकुलर कितना है आपका ए डैश बी डैश, और बेस कितना आपका ए डैश ओ है, ए डैश आपका हो, तो बताइए tan बीटा हो गया ए डैश बी डैश के ऊपर रहेगा, तो ठीक है, इसको एक ये निकल गया tan बीटा है ना, ए डैश बी डैश बटे ए डैश क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप लोग पढ़े थे यदि एंगल बहुत छोटा है तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा, और tan बीटा क्या आपका बीटा के बराबर। तो फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ इस फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा आपका tan अल्फा जो होगा वो लगभग अल्फा के बराबर होगा, एंड tan बीटा जो है वो भी क्या होगा लगभग आपका बीटा के बराबर होगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा का मतलब क्या होगा ए बी बटे ए डैश ओ, ए बी बटे का आपका ए डैश ओ हो गया, एंड आपका बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, अब बटे क्या आपका ए डैश हो जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब निकालना है मैग्निफिकेशन है ना, तो मैग्निफिकेशन का क्या होगा फॉर्मूला, एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है यम बराबर, यानी जो यम बराबर लिखिएगा आपका बीटा बटे का आपका अल्फा होता है, तो यम बराबर बीटा बटे अल्फा हो गया, तो बीटा के पर क्या रखिए आपका ए डैश बी डैश होगा ना, ए डैश बी डैश बटे ए डैश हो जाएगा, और फिर अपॉन फिर क्या ए बी बटे ए डैश का आपका वो ए डैश वो कट जाएगा ना,
तो यम बराबर हो गया ए डैश बी डैश अब बटे कर आपका ए बी हो जाएगा। आप बताइएगा यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, समझ में यहाँ तक आया? ठीक है, यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या होगा बता सकते हैं? ए डैश बी डैश बटे आपका निकल गया ए ओ निकल गया तो ठीक है। इतना नोट कीजिए फिर चलते हैं। कौन मार रहे थे? चलिए यहाँ पर आपका देखिए यम बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी तो निकल गया। अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, एक है ए डैश बी डैश ओ और एक ए बी ओ, दोनों ट्रायंगल देखिए सिमिलर यहाँ दिख रहा है। आप दो ट्रायंगल देखिए बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ए डैश बी डैश ओ आपका सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ओ होगा। देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश ओ ये ट्रायंगल होगा ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ए बी ओ ये छोटा वाला ट्रायंगल होगा। दोनों में देखिए ये भी राइट एंगल ये भी राइट एंगल, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, बड़ा वाला में भी आपका छोटा वाला में, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर हो जाएगा। ए से नहीं हो जाएगा, सिमिलरिटी का मतलब है आपका ए का नियम से, तो ए का नियम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। संगत भुजा का अनुपात क्या होगा आपका? बराबर होता है। तो आपका ए डैश बी डैश वो आपका ए बी वो जब सिमिलर है तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर, देखिए ए डैश बी डैश ट्रायंगल का लिए तो बटे ए बी ये लिए, इसमें क्या ए डैश ओ हो जाएगा, ए डैश ओ बटे कर आपका ए ओ, ऐसा लिख सकते हैं ना। ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या होगा ए डैश ओ बटे कर आपका ए हो जाएगा। समझ आप? मतलब इसके संगत साइड ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये हो रहा है ये हो रहा है, तो इसका क्या होगा टोटल वाला को आपका ये वाला हो जाएगा। ये समझ रहे हम? इतना है ना, 10th 9th 10th में पढ़ना था सिमिलरिटी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो आपका ए डैश ओ है उसका वैल्यू, उसका लंबाई कितना हुआ? ए डैश ओ बराबर ए डैश ओ जो है आपका माइनस डी है ना, माइनस डी है, एंड ए ओ जो है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा। ए डैश ओ जो है आपका इमेज डिस्टेंस है यहाँ पर ना, इमेज डिस्टेंस आपका माइनस क्या होगा डी होगा, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बन रहा है। और आपका ये हो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर किए माइनस, ये माइनस क्या होता है, दोनों निगेटिव में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों आपका लेफ्ट में ही बन रहा है, इसलिए आपका माइनस में ले रहे हैं। अब इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर हो गया माइनस डी बटे क्या लिखे आपका माइनस एक्स, तो आपका क्या होता है डी बटे एक्स हो गया ना, प्लस में डी बटे क्या आपका एक्स, इसको इक्वल आप 1 मान लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट आप पढ़े थे लेंस फॉर्मूला, याद है लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला से क्या बता सकते हैं आप? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, क्या था यह, तो बताइए v यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी 1/- माइनस डी हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। और थोड़ा इधर देखिए, जो ये डी बटे एक्स निकला वो ए डैश बी डैश बटे ए बी है ना, तो इसको आप यम लिखते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं आपका यम, क्योंकि यम बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी है। ये जो आपका यम बराबर निकला है डी बटे एक्स, ये क्या आपका यम बराबर, समझ थोड़ा क्लियर समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो है देखिए निकाले ना, यम बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी है, और यहाँ पर यम बराबर क्या करनी है ए डैश बी डैश बटे ए बी का जो मान है डी बटे एक्स है ना, तो ये आपका यम बराबर है ना ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो बराबर क्या होगा डी बटे एक्स, यानी यम बराबर क्या होगा डी बटे एक्स। ये जो डी बटे एक्स जो निकला है किसका वैल्यू निकला आपका? यम का ही वैल्यू निकला है। चलिए अब आइए लेंस फॉर्मूला में क्या देते हैं 1/v, 1/v के जगह आपका इमेज डिस्टेंस है तो माइनस डी होगा, ठीक है, फिर माइनस देकर 1/u तो क्या आपका -6, देखिए माइनस क्या आपका x हो जाएगा। अब बराबर 1/f ने, तो 1/f का 1/ आपका f ही रखिएगा, क्योंकि फोकल लेंथ इसको f मान लेते हैं। और यदि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से, मतलब जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं आपका आई भी यहीं पर लगा हुआ है ना,
इसको आप हम एफ ही करके भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है जो लेंस आपका आई की तरफ होता है ना उसको आई पीस बोलते हैं, आई पीस नेत्रिका लेंस कहा जाता है हिंदी में। तो नेत्रिका लेंस है तो इसको एफ ही करके फोकल लेंस का लिख सकते हैं। और जो वस्तु की तरह रहेगा उसको क्या बोल दिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आपका यहाँ पर देखिए नेत्र की तरफ भी है और आपका ऑब्जेक्ट की भी तरफ है, तो आप एफ ही लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पढ़ाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो वहां पर हम एफ ही लिखेंगे, वहां पर आई तरफ जो लेंस है उसको क्या लिखेंगे, वहां पर एफ ही लिखाएंगे। चलिए ठीक। इम्प्लाई अब 1/- -d हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/- आपका x बराबर 1/- का आपका एफ हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, आपका इसको उधर ले जाइए ना, तो 1/- हो गया -d बराबर उधर हो गया तो 1/- का एफ हो जाएगा और -1/- का आपका x, इस तरह से लिखाएगा ना। 1/- जो -d होगा बराबर 1/- एफ -1/- क्या होगा x। या तो आप ऐसे कीजिए x को इधर रखिए d को उधर ले जाइए, 1/x जो होगा 1/- आप प्लस 1/d हो जाएगा। ये माइनस था उधर गया तो आपका प्लस, सर आपका एलसीएम निकाल कर जोड़ दीजिए ना, तो आपका क्या होगा एफ डी होगा, एलसीएम ने जोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा इसको देखिए ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि d/x लाना है लेफ्ट में ने, तो ऊपर नीचे डी से क्या कर आपका d मल्टीप्लाई 1/x हो गया, इधर d मल्टीप्लाई कर आपका 1/f प्लस 1/का लिखाएगा पर d लिखेगा। समझ रहे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमको लाना क्या d/x लाना है, पहले से पढ़े हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो निकला d/x निकला है, तो लेफ्ट में d/x लाना पड़ेगा। 1/x तो ऑलरेडी आ गया, तो d से मल्टीप्लाई कीजिए तभी d/x आएगा, इधर d से मल्टीप्लाई किया उधर भी d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर d/x हो गया लेफ्ट में और राइट में क्या हो जाएगा, जब d से मल्टीप्लाई किया d/f हो जाएगा और प्लस d/d होगा ना, हो d/f हो गया, इधर d/, क्या होगा d तो कट गया तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं कि d/, जो f है d/, जो x सॉरी x ने हाँ d/, जो x है उसको आप क्या लिखिएगा, आपका d/f आप प्लस कर आपका 1, तो इम्प्लाई d/x को क्या करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, यानी m बराबर हो गया ना, m बराबर 1 प्लस d/, का आपका f, ये होता है आपका मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का, m बराबर 1 प्लस d/, का आपका f होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप रहेगा जिसका फोकल लेंथ आपका उसके जिसमें आपका मैग्नीफाइंग ग्लास ले रहे हैं जिसका फोकल लेंथ यदि f है तो उसके लिए आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा 1 प्लस d/, का आपका f, और d तो जानवे करते 25 सेंटीमीटर होता है, तो केवल आपका f मालूम रहेगा मैग्नीफाइंग ग्लास का, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का आपका एंगुलर आपका मैग्निफिकेशन कहेगा तो आराम से निकल जाएगा। 1 प्लस d/, क्या रखना आपका f रखना है। अब यदि आपका इसमें जो हमने डेरिवेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट को कहां पर लिए थे, आपका ऑब्जेक्ट तो लिए थे आपका f और o के बीच में लिए थे, और इमेज कहां बना था आपका स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बना था, समझ यहाँ पर। तो डेरिवेशन ये निकला m बराबर 1 प्लस आपका d/f निकला है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आपका रखिएगा फोकस पर तो इमेज कहां बनेगा, आपका इन्फिनिटी पर बनेगा, नहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिएगा तो इमेज कहां बनेगा, आपका इन्फिनिटी पर बन जाएगा। और जब इमेज आपका इन्फिनिटी पर बनेगा तो उसके लिए आपका देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो होगा आपका d/f ही केवल होगा, d/, का आपका f। तो लिख सकते हैं कि व्हेन द इमेज फॉल एट द इन्फिनिटी, स्टार मार्क लिखे कंडीशन में, व्हेन द इमेज फॉल एट द infinity then मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो होगा पावर m बराबर आपका d/, का f, सिंपल m बराबर d/, का लिखे f लिखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज बताइएगा, इसमें जो इमेज बन रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो आपका इमेज का नेचर क्या हो रहा है, आपका कैसा बन रहा है, प्रकृति क्या हो इमेज का, सिंपल तक की बात है ना। आपका रियल सॉरी वर्चुअल रियल को जाने देगा, तो यदि इससे पूछता है नेचर ऑफ इमेज जो बनेगा, इसमें नेचर ऑफ इमेज होगा मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा वो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड का डायरेक्ट, आभासी और सीधा,
और सीधा भी बन रहा है और दूसरा इनलार भी बन रहा है, बड़ा है, मतलब वस्तु से आपका बड़ा बन रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से कोई ऑब्जेक्ट को दिखिएगा तो जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे सीधा दिखेगा, केवल आपका क्या होगा, बड़ा दिखेगा। समझे?